नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। जो लास्ट वीडियो पे आपका प्यार मिला है, वो प्यार देख के जो मज़ा ही आ चुका है। आप इसी तरीके से लाइक कमेंट्स करते रहा करिए, बहुत खुशी मिलती है। इसी तरीके से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे देन डेफिनेटली मेरी तरफ से भी जो जोश है वो बढ़ के आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि एक्चुअल में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, बट आपको जो रोड मैप चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए या फिर जो तरीका चाहिए, वो मैंने उसमें डिस्कस किया और आप लोगों को वो पसंद आ रहा है वो, और आपके कमेंट्स बता रहे हैं। और बच्चों का कहना बार बार है कि सर हम मैथ्स भी एक्टिवली अब पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली टाइम मिलते के साथ मैथ्स की वीडियो भी अब मैं डे टू डे लाया करूँगा। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 क्लास 8 NCERT सम नेचुरल फिनोमेना। इफ़ यू थिंक यू लाइक माई वर्क यू कैन रिवॉर्ड मी हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज़ वैसे ही चलती है जैसे हमेशा चलती है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, लाइटनिंग, ऑसिलेशन मोशन या फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। हिंदी वाले बच्चों के लिए, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्थिंग, बिजली, दोलन गति या फिर इलेक्ट्रॉन आंदोलन। मूवमेंट का इसने हिंदी कन्वर्ट आंदोलन कर लिया है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से ज़रा सी एक वो है, आप लोगों से गुजारिश, थोड़ा सा आप लोग कवर अप किया करिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मेरे लिए हिंदी मीडियम में करना बहुत टफ होता है। तो मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें वो गलत कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी और प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा कि किसी भी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को, मतलब जो चार्जेस हैं, जो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज का ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ, उसको हम अर्थिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अर्थिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड सेस्मिक स्केल, आयरन स्केल, रिक्टर स्केल या लार्ज स्केल। हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं। भूकंप की शक्ति को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भूकंपीय पैमाने, दूसरा है लौ पैमाने, तीसरा है रिक्टर स्केल या फिर चौथा है बड़े पैमाने पर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है और आपको ज़रूर पता होगा कि इसका जो सही ऑप्शन सी है, जो कि है रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक होता है उसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इसका आंसर सभी बच्चों को आता होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट हिंदी वाले बच्चे भी आप फटाफट देख लीजिए क्या है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर टू मेजर अर्थक्वेक? रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर इनमें से कोई नहीं। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का, सिस्मोग्राफ का, पॉलीग्राफ का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ वो डिवाइस है जिसके द्वारा भूकंप नापा जाता है। वो विच इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। इनमें से जो आपको नीचे आने वाले हैं, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटनिंग या अर्थिंग। हिंदी वाले, कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है? भूकंप, चक्रवात, बिजली या अर्थिंग। इनमें से कौन प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमिना नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं वर्ड लगा हुआ है। तो बिल्कुल भूकंप भी है नेचुरल फिनोमिना, चक्रवात भी है एक नेचुरल फिनोमिना, बिजली गिरना भी एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन जो अर्थिंग वो एक प्रोसेस का नाम है। तो कोई ये भाई आपकी प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा चार्ज अर्थ में जाते हैं या पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट? वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं? तो आपको पता होगा चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2, 1, 3 या 4। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, जिसको शायद धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कहते हैं हिंदी में। तो 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग या फिर इन सभी जगहों पर। भवन को बिजली गिरने से बचाने के लिए बिजली की जो छड़ होती है वो कहाँ लगाई जाती है? इमारत के शीर्ष पर लगाई जाती है,
इमारत के तल पर लगाई जाती है, इमारत के बीच में लगाई जाती है, या सभी जगह लगा दी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने ज़रूर देखा भी होगा। हो सकता है बहुत से बच्चे हों जिनके घर में ये छड़ या फिर जो ये रॉड है वो लगी हो। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा जो इमारत होती है उसके शीर्ष पर, मतलब हिंदी वाले इसको इंग्लिश वाले थोड़ा देखना चाहें तो बिल्कुल टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे ये लगाई जाती है, इमारत के शीर्ष पर ये लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनामी का क्या मतलब? सुनामी मीन्स, सुनामी का क्या अर्थ है? सुनामी का मतलब अर्थक्वेक है, सुनामी का मतलब फ्लड है, अर्थक्वेक अंडर द सी है, या फिर एरप्शन ऑफ वॉल्केनो इन द सी है। तो भूकंप है, बाढ़ है, समुद्र के नीचे भूकंप है, या फिर एक समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट है। ये क्वेश्चन अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो आपको सही ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव या फिर दो ऑप्शन सही का आपके पास चुनाव करने का तरीका नहीं है। तो इन तरह के क्वेश्चंस में आपको जो दोनों सही हैं बट यू हैव टू चूज़ द बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल अगर आपके पास इसका आंसर ये है कि ये एक समुद्र के नीचे का भूकंप है तो आप बिल्कुल सही है। इसमें आंसर दिया नहीं है, माफ़ करिएगा, कोई बात नहीं, बट इसका सही उत्तर है समुद्र के नीचे का भूकंप। लेकिन सुनामी ज्वालामुखी के विस्फोट से भी होते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं जो कभी कभी फटते हैं, उनके फटने से भी क्या होता है, आपके सुनामी आ जाती हैं। लेकिन इफ़ यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन, आपको इन दोनों में कौन सा चूज़ करना है, तो ये समुद्र के नीचे के भूकंप होते हैं जिसके द्वारा सुनामी आती है। समुद्र में ज्वालामुखी के फटने से भी होता है परंतु ऐसा बहुत कम देखा जाता है, इसलिए जो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र के नीचे का भूकंप। अगर दोनों ऑप्शन सी डी होते तो ऑप्शन सी डी सही माना जाता। द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, माइक्रोवेव, या फिर रेडियो वेव। हिंदी वाले बच्चे सुन लीजिए भाई, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? भूकंपीय लहर, अनुदैर्ध्य तरंग, सूक्ष्म तरंग, या फिर रेडियो तरंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़रूर इसका आंसर नहीं पता होगा। इंग्लिश वाले फिर से देख लीजिए आप लोग, द वेव प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, जो अर्थ सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो यदि अगर आपका ऑप्शन बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए भूकंपी तरंग, मतलब आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, सिस्मिक वेव होती हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, मतलब बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या होता है? क्या एसिड रेन हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, या फिर अर्थिंग हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज होने वाले हैं कि बिजली गिरने के दौरान इनमें से क्या हो जाता है? अम्ल वर्षा होती है, नाइट्रोजन निर्धारण हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को शायद नाइट्रोजन ही बोलते होंगे, हिंदी की थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है, या फिर अर्थिंग हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं बट आपको एक चुनना है जो बेस्ट आंसर होगा, तो बेस्ट आंसर चुन लीजिए फटाफट। मेरे हिसाब से बहुतों को इसका आंसर पता होगा। तो बिल्कुल बिजली गिरने के दौरान अर्थिंग प्रोसेस तो बाद में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार जब बिजली गिरे तो बिजली ज़मीन में या अर्थ में जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल्की फुल्की बिजली कड़की और काम ख़त्म हो गया। जब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, जब बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, तब वो केवल अर्थ में आती है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थिंग बात तो सही है बट यहाँ पे परफेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। When two bodies are rubbed against each other, they acquire, जब हिंदी पहले इंग्लिश लोग देख लेते हैं, इक्वल एंड लाइक चार्जेस, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस, या फिर अनइक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। अब हिंदी वाले बच्चे देख लेते हैं भाई, जब दो शरीरों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे क्या प्राप्त कर लेते हैं? समान और समान शुल्क कर दिया है, माफ़ करिएगा, चार्ज को हिंदी में इन्होंने शुल्क कर दिया है। आवेश आई थिंक चार्ज को कहते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको एडिट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। समान और समान आवेश, समान और विपरीत आवेश, असमान और समान आवेश, या फिर असमान और विपरीत आवेश। माफ़ करिएगा, हिंदी कन्वर्जन में प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है तो इसने इसको शुल्क कर दिया है। तो चार्ज आप जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यहाँ बात हो रही है।
तो भाई बताइए, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों में किस प्रकार के चार्ज जनरेट हो जाते हैं? तो यदि आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, बराबर और विपरीत, मतलब ध्यान से सुनिए, इक्वल का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ चार्ज होंगे। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो जाएं, नेगेटिव वाले कम, या फिर नेगेटिव वाले ज़्यादा हो जाएं, पॉजिटिव वाले कम। ऐसा नहीं होता। जितने पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, तो इसका मतलब हुआ इक्वल। और अनलाइक चार्जेस का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि दोनों पॉजिटिव ही जनरेट होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों नेगेटिव होगा। एक में पॉजिटिव जाएगा और एक में नेगेटिव जाएगा, और दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, कैन बी एनीवन। It is convention to call the charge acquired by glass rod when it is rubbed with the silk as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी वाले देख लीजिए भाई। रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक, तटस्थ, या फिर कोई भी हो सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा है, पॉजिटिव, धनात्मक, या फिर जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो जो भैया आपका ग्लास रॉड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो सिल्क का कपड़ा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव सही आंसर है। अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोमीटर, चार्ज मीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर चार्जोस्कोप। हिंदी वाले देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं, चार्ज मीटर कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, या फिर चार्जोस्कोप कहते हैं। बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोस्कोप, तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जो कि पता लगाता है कि क्या कोई चार्ज इस बॉडी में है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एक्चुअली टेक प्लेस। लाइटनिंग के दौरान एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेशन होता है, या फिर ये सभी चीज़ें होती हैं। लाइटनिंग के दौरान एक्चुअल में क्या हो रहा होता है? तो भाई बिजली गिरने के दौरान वास्तव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज संचय होता है, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यदि अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो बिल्कुल सही है। होता यही है कि जो ऊपर चार्ज बन गए बादलों में, वो जब बिजली बन के अर्थ में गए तो क्या हो गया? उसका चार्ज खत्म हो गया, मतलब डिस्चार्ज हो गया। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और पुराना क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा भी गया है और बुक में डायरेक्टली दिया गया, तो मेरा था कि इस क्वेश्चन को तो होना बहुत ज़रूरी है कि जो 26 जनवरी 2001 में भारत में किस हिस्से में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसको आज भी भारत याद रखता है? उरी, मुंबई, गुवाहाटी, या फिर गुजरात, भुज या फिर गुजरात। आप सभी को पता होगा कि ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भुज, गुजरात है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इट इज़ सेफर टू। अगर बिजली गिर रही है, आंधी तूफान आया हुआ है, तो सबसे आपके लिए सेफ क्या है? कैरी एन ओपन अम्ब्रेला, एक छाता लेकर घूमने लग जाओ रोड में। टेक शेल्टर अंडर द शॉर्ट ट्री, छोटे पेड़ के नीचे पनाह ले लेनी। टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्री, ऊंचे पेड़ों के नीचे आपको आश्रय या शेल्टर या फिर पनाह ले लेनी है। या फिर स्टैंड इन ओपन फील्ड, खुले मैदान में खड़े हो जाओ जाके, तो आप बच जाओगे। ये इसका आंसर मेरे हिसाब से कंफ्यूज आपको करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जो इसका सही आंसर है,
टेक शेल्टर अंडर द शॉर्ट ट्रीज, मतलब छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले। अब ऐसा क्यों भाई? आपने तो सुना है कि जब बारिश हो, बिजली गिरे, आंधी वांधी आए तो पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, तो आप तो कह रहे हैं कि सर भाई छोटे पेड़ों के नीचे खड़े हो जाओ, इसको प्रूफ करके बताइए। तो देखिए होता क्या है, देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो बड़े बड़े पेड़ हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ है और एक उससे छोटा सा पेड़ है। आपको पता है कि बिजली गिरेगी तो क्या होगा कि वो पेड़ पर ज़रूर आएगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो फटाक से बिजली को कंडक्ट कर लेते हैं। तो अब आप छोटे पेड़ के नीचे खड़े होकर कैसे बचेंगे? तो भाई सीधी सीधी बात है कि जो बड़ा पेड़ होगा, जब बिजली गिरेगी तो पहले उसको कौन अपने तरफ खींच लेगा? जो कि बड़ा पेड़ होगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। छोटे पेड़ पर वो बिजली पहुंच ही नहीं पाएगी, तो जब वो पहुंच ही नहीं पाएगी तो वो बिजली बड़े पेड़ से होकर चली गई ज़मीन के अंदर और आप सेफली बच गए। तो सही उत्तर होगा छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, अभी देखिए आपने इसको पीछे पढ़ चुके हैं, तो बहुत लंबा समय ना देते हुए, रिकॉर्ड स्ट्रेंथ ऑफ विंड, रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, रिकॉर्ड लाइटनिंग या फिर रिकॉर्ड टेम्परेचर। जो सिस्मोग्राफ है वो उपकरण का किस प्रयोग में आता है? हवा की रिकॉर्ड ताकत करता है, भूकंप को ताकत के रिकॉर्ड कंपन को नापता है, रिकॉर्ड लाइटनिंग करता है या फिर तापमान को रिकॉर्ड करता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि जो भूकंप होता है उसको नापने में ये आपका काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। फिर से देखिए उस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है, रिक्टर स्केल, क्वैक स्केल, रिक्टर स्केल, अच्छा वो राइटर था, सॉरी माफ करिएगा, और अर्थ स्केल। तो इसका ऑप्शन आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसको कहेंगे रिक्टर स्केल। क्वेश्चन को घुमा घुमा के नए नए लैंग्वेज से आपके सामने पेश किया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हों। अब जो आखिरी के जो ये 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी किताब के पीछे ही दिए हुए हैं, तो इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको टिक करना है सही जो है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ईजिली बाई फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन से जो ईजिली चार्ज ना किया जा सके। एक प्लास्टिक स्केल को, एक कॉपर रॉड को, एक इन्फ्लेटेड बैलून को या फिर एक वूलन क्लॉथ को। एक प्लास्टिक का स्केल, एक कॉपर की कोई रॉड, एक इन्फ्लेटेड बैलून मतलब फूला हुआ बैलून या फिर एक ऊनी कपड़ा। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अ कॉपर रॉड है वो ईजिली नहीं होगा। स्केल, बलून और वुलन क्लॉथ बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगे रबिंग से, फ्रिक्शन करने से, बट कॉपर रॉड नहीं होती। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड, अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन फिर से आया ग्लास रॉड वाला। देखिए फिर से क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था वो कि जो ग्लास रॉड है और जो सिल्क क्लॉथ है तो चार्ज कहाँ पे जाएगा। तो देखिए क्या दे रहा है कि द रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दोनों का पॉजिटिव चार्ज। तो आपने पढ़ा था बिल्कुल भी नहीं। बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, बात कुछ कुछ सही लगी क्या? एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों के पास अलग अलग प्रकार के चार्ज जाते हैं। बिकम्स नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। भैया आप पढ़ चुके हैं कि जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो कपड़ा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, भाई आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं कभी अट्रैक्ट नहीं करते, तो फॉल्स। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को जरूर अट्रैक्ट करेगा। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, गलत बात है, ये लगाया इसीलिए जाता है। और अर्थक्वेक कैन बी प्रोटेक्टेड इन एडवांस, क्या हम अर्थक्वेक को पहले से बता सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ये वीडियो को ही समाप्त करते हैं, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं मेरे हिसाब से। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए। लेट्स एंड द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।